बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज़। पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। मेरे ख्याल से बहुत सारी मुबारकबाद तो देनी चाहिए पूरी कौम को, क्योंकि अरशद नदीम ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है जैवलिन थ्रो में। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की जब हम बात करते हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन रही। अपनी पहली ही अटैम्प्ट में अरशद ने क्वालिफाई कर लिया और 86.59 मीटर्स, बहुत ही ज़बरदस्त थ्रो रही। इन्होंने साथ ही इनके भारत के जो हरीफ हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने भी क्वालिफाई किया 89.34 मीटर्स फॉर नीरज चोपड़ा, और ये दोनों अब क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल राउंड में। तो बहुत सारी मुबारकबाद अरशद नदीम को। टास्क कभी कंप्लीट नहीं हुआ, डेफिनेटली हमने फाइनल में भी अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन पहली ही थ्रो इतनी ज़बरदस्त रही और बड़े कॉन्फिडेंट और बड़े फिट नज़र आए अरशद नदीम। और मैं देख रहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी थी। इवन के अगर आप उस बॉडी स्ट्रक्चर का लफ्ज़ बड़ा चल रहा था, लेकिन अब ये बताया गया है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसमें 3 इजाफी टूर्नामेंट्स, 3 मुख्तलिफ जो फॉर्मेट्स हैं उनके इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। उसके अलावा एक पूरा कैलेंडर दिया गया है 2024 और 25 का। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी, उनके एडवाइज़र वकार यूनस और CEO सलमान नसीर मौजूद थे। और इसमें पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट के कैलेंडर का बताया गया किस तरीके से खिलाड़ी जो हैं वो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। जो 3 एलीट टूर्नामेंट्स हैं उनके बारे में भी बताया गया। मैं ज़रा उस मॉडल को स्टडी कर रहा था कल, और मैं ये देख रहा था कि वो विंडो अब बहुत स्क्वीज़ होती जा रही है। वो क्रिकेट इतनी बैक टू बैक है। इसके साथ साथ जो पाथवे क्रिकेट है, यूथ क्रिकेट जिसकी बात करते हैं, उसके बारे में भी बताया गया। उसमें यूनिवर्सिटी क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट है उसमें, और ख़ास तौर पर उसमें जो क्लब क्रिकेट है उसका टूर्नामेंट भी है, और जिसमें तकरीबन वो फरवरी से जून तक जारी रहेगा। 6000 मैचेस पूरे पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट के कराए जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि वुमेंस क्रिकेट के भी आज से ट्रायल शुरू हो रहे हैं। हम बार बार बात करें कि पूल ऑफ प्लेयर्स को एनहांस करना है, तो उस बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उसका मॉडल क्या है पूरे पाकिस्तान से, अगर अब आपने प्लेयर्स ढूंढने हैं, और किस तरीके से इस मॉडल को आगे लेकर जाना है। इसके बाद आपसे बात करेंगे एशियन हॉकी फेडरेशन की, जहां पर हॉकी चैंपियनशिप जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इवेंट में पाकिस्तान, भारत, कोरिया, मलेशिया, जापान और चाइना की टीमें शिरकत कर रही हैं। हमारा पहला मैच 8 सितंबर को मलेशिया के खिलाफ खेला जाएगा। इसके लिए एक 40 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान किया गया है। जो एक कैंप लगा है उसमें 40 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, और वहीं से पाकिस्तान का स्क्वाड जो है उसको तश्कील दिया जाएगा। और उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान के नासिर इकबाल हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बेगा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीत ली है। फाइनल में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और हांगकॉन्ग के हरीफ को शिकस्त दी। तो बहुत सारी मुबारकबाद उनको। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि हम ज़बरदस्त रिजल्ट जीत कर ला रहे हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में। तो इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे पैनल का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही एंकर भी हैं, एक्सपर्ट हैं, कोच हैं, मैनेजर भी रहे हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में, जनाब सैयद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू द शो जी। थैंक यू सो मच, ग्रेट टू हैव यू अगेन। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, जिनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि ये भी जानेंगे कि अभी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इसमें हम क्या देखने वाले हैं। PCB में भी कुछ ओहदों पर फाइज ज़रूर रहे हैं, जनाब खुरम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें हमारे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। तो क्रिकेट पे बात करने से पहले एक बार अरशद नदीम को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो सना, आज ज़बरदस्त खबर आ गई है। तमाम पाकिस्तानी कौम ओलंपिक्स का जब भी जिक्र हो रहा था तो अरशद से उम्मीदें लगाई थी, तो पहली थ्रो में वो क्वालिफाई कर गए। देखिए, एक हमने एक्सपेक्टेशन GM बशीर से भी लगाई थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्वालिफाई कर सके, और पूरे 7 एथलीट्स पूरी इस अवाम में से रिप्रेजेंट करने गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें थी वो अरशद नदीम से ही थी। और इतने बड़े ही एथलीट हैं, हम इनको पूरी तरीके से सेलिब्रेट अब तक कर नहीं पाए हैं, क्योंकि हम लोगों का सारा जो ध्यान होता है वो उन स्पोर्ट्स के ऊपर होता है, जैसे क्रिकेट हो गई, इवन हॉकी के ऊपर थोड़ा सा, वॉलीबॉल पर। ये जो इंडिविजुअल लेवल पर आपने अपनी इंजरी से लड़ना होता है, अपनी स्पॉन्सरशिप्स के लिए लड़ना होता है, और ओवरऑल एक कम्युनिटी बिल्ड करनी होती है ताकि आप बार बार इन टूर्नामेंट्स में जा सके। तो आई थिंक हैट्स ऑफ है अरशद नदीम को। और जिस तरह की अच्छी चीज़ नज़र आई उनकी बॉडी लैंग्वेज से, जो हमने देखा कि अभी अपना फुल ऑल इन नहीं गए, और अच्छी बात है, हीट्स में जाना भी नहीं चाहिए। और ये बड़ा अच्छा साइन है कि अगर वो अपनी 60-70-80% पे भी इधर तक हिट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह 90 और 90 से प्लस हम ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं, उस पर मेडल आपका पक्का हो सकता है। तो आई थिंक बहुत ही हम फ़ख्र करते हैं अरशद नदीम पे, और आई होप कि हम उनको सेलिब्रेट करें, चाहे रिज़ल्ट अब आगे जो भी हो।
बट जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है सारे टाइम पे, और उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और आई होप कि रिज़ल्ट भी ऐसा हो कि हम एक मेडल ज़रूर, बहुत अरसा हो गया है ओलंपिक मेडल को, तो वो मिल सके हमें। बिल्कुल लवैस, बड़ी ज़बरदस्त थ्रो थी, पहली थ्रो में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मुकाबला सख्त है। दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने भी ज़बरदस्त मुकाबला दिया, वो भी पहली थ्रो में क्वालिफाई कर गए, लेकिन लगता वही है कि वो 90 बेंचमार्क रहेगा गोल्ड मेडल का। ये बड़ा ज़रूरी है अहमद भाई। एक अच्छी चीज़ आपको पता है कि अगर अरशद नदीम की बात करें, इंजरी से वापस आए, शोल्डर इंजरी थी उनको, मैं भी ऑफ एयर बात कर रहा था कि अल्लाह करे कि उनको नज़र ना लगे, क्योंकि फाइनल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान का। 3 मीटर का डिफरेंस था अभी भी क्वालिफायर्स की अगर बात करें। फिट लगे थ्रो के अंदर, जैसे कप्तान ने भी कहा, एक अच्छा लगा कि आपको एनर्जी लेवल उनका नज़र आता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिहैब किया है, जब आप एक लोन स्पोर्ट्समैन होते हो, उसका रिहैब और टीम का रिहैब बड़ा डिफरेंस होता है। उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें ज़्यादा अपने आपको रगड़ा लगाना पड़ता है एज अ सिंगल स्पोर्ट्समैन। मेहनत की वहाँ पर स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया वहाँ तक। लेकिन कांटेदार मुकाबला होगा ये। एक ही मैं कहता हूँ कि इस वक्त ओलंपिक के अंदर बाकी भी हमारे स्पोर्ट्समैन थे, अनफॉर्चुनेट है वो डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अंदर मैं स्टिल कहता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया है। चाहे वो स्विमर बेचारे को इस वक्त आपको पता है बहुत ज़्यादा हीटेड अप इस वक्त चल रहा है मामला, लेकिन उन्होंने अपने मामले में कहता हूँ लिटरली फिर भी अच्छा है जो भी एटलीस्ट कम्पीट तो किया पाकिस्तान के लिए। लेकिन अरशद नदीम वर्सेस नीरज चोपड़ा, फिटनेस लेवल की बात करें, चाहे जो पीछे जो सपोर्ट की बात करें, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है। लेकिन जिस तरीके से रिहैब के बाद अरशद नदीम इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आए, फिर उसके बाद 86 पॉइंट थ्रो अपना उन्होंने किया, तो ये आपको पता है लास्ट ईयर भी मुझे याद है कि सारी डिबेट थी 90+ मीटर्स के ऊपर। नीरज चोपड़ा 90 अगेंस्ट उन्होंने टच पहले भी किया था 90 पॉइंट समथिंग को, और अरशद नदीम 89 88 पे रहे थे, तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन। लेकिन आज की क्वालिफिकेशन की थ्रो भी ओलंपिक्स की हिस्ट्री में 7वीं बेस्ट है जो जितनी ओलंपिक्स अभी तक हुई हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कंपटीशन कितना टफ है। मैंने कहा कंपटीशन टफ, और खास करके जो उनका शोल्डर का रिहैब था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इससे किस तरीके से रिहैब किया गया है यहाँ पर, और अल्लाह करे कि फाइनल्स तक इंशाल्लाह ये चीज़ सलामत उनकी रहे, नजर ना लगे, क्योंकि लिटरली हमें इस वक्त हमें चाहिए कि इस वक्त लिटरली पाकिस्तान को मैं कहता हूँ ऐसे स्पोर्ट्समैन हमें मेडल की जरूरत है, और खास करके ओलंपिक्स की। ये मौका होता है जब आप अपने सदके वाले बकरे बाहर निकाल लेते हैं। हमें नहीं काटे ने देखें क्या अब साउथ अफ्रीका के लिए कब से निकाले थे, अपने एथलीट्स के लिए स्नेक भी नहीं निकाले। जी खुरम, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए बड़ी देखिए, आई एग्री विद सना के रिगार्डलेस फाइनल में क्या रिजल्ट होता है सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल देखें, सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए अरशद नदीम को, जिस तरह से उन्होंने अंत तक मेहनत की और जिस तरह से उन्होंने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। देखें, आपने क्रिकेट में देखा है पाकिस्तान और इंडिया के मैच देखे हैं, हॉकी में देखा है, पास में फर्स्ट टाइम अब आप हिस्ट्री में ओलंपिक्स में जो है जेवलिन थ्रो में देखेंगे नीरज चोपड़ा, और उसका अगर देखा जाए तो बेस्ट जो है वो आपका अरशद नदीम है, हाईएस्ट उन्होंने 90+ की, और नीरज चोपड़ा का अगर रिकॉर्ड देते हुए देखें तो 89.34 है उनका जो है हाईएस्ट थ्रो जो है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। रिसेंटली आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया था, और आफ्टर बार्सिलोना जो है ओलंपिक्स जो है पाकिस्तान के लिए एक रे ऑफ होप है कि पाकिस्तान वहाँ से मेडल जीत कर है। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि ज़बरदस्त कारकर्दगी रहे और आपके साथ हम मेडल की खबर भी शेयर करें, लेकिन अब तक बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है और हम सब दुआ गो हैं कि अरशद जो है वो आगे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब क्रिकेट की तरफ ज़रा रुख करते हैं। क्रिकेट पर बात करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नए डोमेस्टिक कैलेंडर का ऐलान किया है जिसमें 3 नए एलीट टूर्नामेंट्स डाले गए हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारी चीज़ों पर सवाल हुआ जिनके बारे में बताया गया। ये कहा गया कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इतना मसला नहीं है, लेकिन ये 3 एलीट टूर्नामेंट्स अब इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे जिनकी बेसिस पर आगे फिर सिलेक्शन होना है। वो जो कहा जा रहा था कि आपके नेशनल प्लेयर्स जितने हैं उनको डोमेस्टिक खेलना लाजमी है, तो आई थिंक वो 3 एलीट टूर्नामेंट्स अब कैसे स्टैंड करते हैं यही वो चीज़ का फैसला करेगी। आसिम भाई, क्या कहना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? इस कैलेंडर का भी ऐलान किया गया है, 3 नए एलीट टूर्नामेंट्स हैं, तो किस तरफ देख रहे हैं हम क्रिकेट को डोमेस्टिक सतह पर? देखिए, मैंने जब ये पढ़ा और देखा तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि उसकी वजह ये है कि ये देखें, ये जो फॉर्मेट आ रहा है ये आपको बिल्कुल लगेगा कि 1980s में जैसे कायदन ट्रॉफी थी, पैटर्न ट्रॉफी थी, विल्स कप था, ये उसी को फॉलो किया गया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। आप एटलीस्ट अब एक डगर में तो चल पड़े हैं, तो ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और ये बड़ा अच्छा वकार यूनुस और हमारे चेयरमैन साहब का बड़ा अच्छा फैसला है। तो 80s में और 90s में ऐसी क्रिकेट हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात जो है कि स्कूल लेवल पे, क्लब लेवल पे, आप कॉलेजेस लेवल पे जो आप ये क्रिकेट करवाने जा रहे हैं, इसके बड़े प्रॉस्पेक्ट है जी। मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है, मगर देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये इक़दाम है
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह मियाँ इसी तरह इसको चलाता रहे। काइजर ट्रॉफ़ी के मामला जो हैं, पैटर्न ट्रॉफ़ी जैसे थी उसके मामला हैं, फिर विल्स कप जैसे था उसके वनडे का स्केड्यूल है। तो मैं समझता हूँ कि ब्रिलियंट आई मीन ये फैसला उन्होंने किया है, तो होना यही चाहिए था और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऐसे ये खुरम, आप इस स्ट्रक्चर को कैसे देख रहे हैं जब अब जिस तरह निशानदेही की गई है कि 3 नए एलीट टूर्नामेंट्स होंगे, इसके साथ आसिम भाई ने भी कहा कि ये अब एक राइट डायरेक्शन में कदम ले लिया है, इसी को कंसिस्टेंटली चलाना है। ये देखिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। 2013-14 में भी पेंटेंगुलर कप हो चुके हैं, 5 डे जो होता था, 4 डे मैच होता था, फाइनल जो है 5 डे का होता था, फिर इसी तरह पेंटेंगुलर वनडे कप होता था। तो इसमें एक अच्छी एडिशन है कि उन्होंने T20 को भी इंडक्ट किया है। और जिस तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह से कल चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि इसके अंदर जो है लेजेंड्स को भी हम पूरा मौका देंगे। और देखिए पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, सर्व किया, देखिए क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स को सामने आना चाहिए और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। स्पेशली जिस तरह से हमारे पास बेंचमार्क में प्लेयर्स बहुत कम है, रिसेंटली आपकी परफॉर्मेंस है, तो डोमेस्टिक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि पूरी रिस्ट्रक्चरिंग की है। खासकर रिसेंटली जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, स्पेशली अपना स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ हुआ है, फिर CDA के साथ हुआ है, जिसके अंदर आपने इंटर स्कूल भी कराना है, इंटर कॉलेजेस कराना है, इंटर यूनिवर्सिटी कराना है। देखिए ग्रास रूट से आपके प्लेयर्स आते हैं। असल में आपकी जो फाउंडेशन जो नर्सरी होती है आपका ग्रास रूट होता है, उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर आपने इन्वेस्ट करना है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आपके वहाँ पे भी मैचेस जो हैं मोर देन 6000 हो रहे हैं, पास में भी हुए हैं, फिर बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया था 2019 के बाद। आपकी जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ नहीं हुए, इंटर कॉलेजेट नहीं हुए, इंटर स्कूल नहीं हुए, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और 6000 क्लब के मैचेस हैं खुरम, उनकी क्वालिटी कितनी ज़रूरी है यहाँ पर कि वो क्वालिटी के मैचेस हों, क्योंकि अभी तक जो क्लब क्रिकेट हम देखते हैं वो क्वालिटी हम बरकरार नहीं रख पा रहे। देखिए इसके अंदर ये कि आपको पता है कि जिस तरह से 16 रीजन्स हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 108। तो पास्ट में भी 2017-2018 में भी फजल मेमोरियल क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप के नाम से हो चुकी है, जिसके अंदर मोर देन जो है 70,000 पीपल्स ने प्लेयर्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूँ उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से कि काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें रिमोट एरियाज़ में भी हुए थे, आपके गिलगित बल्तिस्तान में मैचेस हुए थे, आपके कश्मीर में भी हुए थे, फिर आप बलूचिस्तान में चले जाएँ जो आपके काफ़ी ज़्यादा पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे भी मैचेस हुए थे। एक अच्छा इनिशिएटिव था कि क्रिकेट बोर्ड में उसमें इन्वेस्ट किया था। तो देखिए होना चाहिए। आपकी देखें क्लब क्रिकेट जो है असल आपकी नर्सरी है, जहाँ से आपका प्लेयर प्रोड्यूस होकर आता है, फिर आपका रीजन में आता है, आपका अंडर 19 खेलता है, आप पाकिस्तान की तरफ आता है, पाकिस्तान A खेलता है, नेशनल लेवल पे जाता है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा साइन है। बिल्कुल वहीं से रिजल्ट्स आने हैं, वो ग्रास रूट क्रिकेट बार बार हम कहते हैं, बट सना ये जो अब हमने 3 एलीट टूर्नामेंट्स इसमें इंट्रोड्यूस कराए हैं, साथ ही साथ में वो कैलेंडर देख रहा था कि विंडो बड़ी स्क्वीज़ हो गई है, पता नहीं अब फ्रेंचाइजीज क्या कहेंगे, NOC के मामला, ये सारी चीज़ें बड़े टेक्निकली मैनेज करने की ज़रूरत है। देखिए आप ये अच्छी चीज़ है बिकॉज इन चेयरमैन की जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, डेलीगेट कर रहे हैं चीज़ों को और ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग भी बड़ी क्विक है। अगर आप देखें साथ आपके चैंपियंस ट्रॉफी है, साथ आपकी रिकन्स्ट्रक्शन स्टेडियम्स की चल रही है और साथ ही हम टूर्नामेंट्स ऐड कर रहे हैं। जनरली जितना भी अब तक देखा है पिछले 10 ईयर्स में टूर्नामेंट्स कम किए जाते हैं या स्ट्रक्चर को बदल के कम, हर चीज़ कम से कम की जाती है। इसमें अच्छी चीज़ें नजर आई कि जो पहले के स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं उनकी ऑन टॉप ऑफ इट इन टूर्नामेंट्स को लाया जा रहा है। तो जब आप क्रिकेटर्स को और क्रिकेट देंगे और हाई क्वालिटी क्रिकेट देंगे, जब आप 5 टीमें बनाएंगे और इन एडिशन टू वॉट एवर इज़ हैपनिंग, तो कोई भी एतराज़ नहीं करेगा। पहले हम सबका एतराज़ डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे भी जो है वो यही था, जब आप उसको ख़त्म करके आप क्यों रीजनल क्रिकेट ला रहे हैं, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट चलाते रहें और ऑन टॉप ऑफ इट आप रीजन्स भी बनाएं और उनकी भी मैचेस करा दें। आप डिपार्टमेंट को 2 महीने दे दें, साल में 1-1.5 महीना दे दें, विंडोज अलग हो जाएंगे, विंडोज़ आप दे दें कि इसमें आप अपनी क्रिकेट खिलाएं। तो यहाँ पे हमसे गलती ज़रूर हुई है पास्ट में। आई थिंक ये चीज़ अच्छी है कि ऑन टॉप ऑफ इट जो भी क्रिकेट है उसके ऊपर हम एक क्वालिटी क्रिकेट को लेकर आ रहे हैं। और जब आप अपने क्रिकेटर्स को इंगेज करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को उनको टॉप टूर्नामेंट्स बना के स्पॉन्सरशिप्स लाएंगे और उनको एक माकूल रकम यहाँ पर भी मिलेगी, अच्छी क्रिकेट भी यहाँ पे मिलेगी, तो क्यों कोई NOC लेके बाहर जाना चाहेगा? कम लोग जाएंगे फिर भी, अगर आपको बराबर की चीज़ें यहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खाली प्लेयर हम समझते हैं ज़रूर इधर से बैठ के हम जब खेलना छोड़ देते हैं तो हम भी दूसरी साइड पर आ जाते हैं। हमारी सोच होती है प्लेयर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए बाहर जाता है, ऐसा नहीं होता। प्लेयर एक एक्सपीरियंस के लिए बाहर जाता है, ड्रेसिंग रूम को शेयर करने के लिए, हाई क्वालिटी क्रिकेट खेलने के लिए, ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे आपको मौका नहीं मिलता उनसे एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि प्लेयर को पता है कि जितनी आपकी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी,
जितना आपके अंदर अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना आपका जो स्पैन ऑफ प्लेइंग है वो बढ़ेगा। तो वो उसको बढ़ाने के लिए स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट कोचेस के साथ काम करना चाहेगा, डिफरेंट कंडीशंस में खेलना चाहेगा। तो ये हम एक बहुत जनरलाइज कर लेते हैं जी, प्लेयर्स को पैसा पसंद है तो वो बाहर चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे भी गुरेज करना चाहिए। आप अच्छी क्रिकेट प्लेयर्स को दें, जिस तरह चेयरमैन ने कहा कि जी आप 7 सीनियर प्लेयर्स को लगा के मेंटोर्स का रोल या कोचिंग का रोल दें। आप सर विव को जब एज अ मेंटोर लाए थे तो कोई जाएगा वो टीम छोड़ के बाहर? कोई भी नहीं जाएगा। तो आप अच्छे मेंटोर्स पाकिस्तानी हों या बाहर के हों, आप टीम्स के साथ लगाएंगे तो प्लेयर्स रिस्पेक्ट करेंगे। पर जब आप प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब आप उनको एक थर्ड क्लास किस्म की टूर्नामेंट्स देंगे, आप उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली प्लेयर फिर बाहर जाएगा। बिल्कुल। वैसे क्या कहना चाहेंगे, अब कैलेंडर काफ़ी फुल हो गया तो प्लेयर्स को खैर अब ये भी शिकायत नहीं होगी कि क्रिकेट नहीं हो रही। यार अहमद भाई, मैं अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, इस जो सेटअप है अच्छी बात है। जैसे आप सारे कह रहे थे कि आपको कोई डिसीजंस नज़र आते हैं। ये चीज़ नहीं है कि जेन में हो कि यार चलो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो अभी बाकी चीज़ों को मैं छोड़ूं, ज़रा ध्यान दूं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे। आपकी कोई डिस्कशंस हैं, डिसीजंस, आपको पता है कि यार चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, मैंने टीम को खड़ा करना है, वापस जो मामला आपके चलते हुए हैं टीम को। सिर्फ मुझे एक शिकायत होती है कि अगर मैं आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करूँ, यार उसको छेड़ते क्यों हैं बार बार? जब मैं बात करता हूँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स की, शील्ड क्रिकेट की बात करूँ, काउंटी की बात करूँ, रणजी ट्रॉफी की बात करूँ, यहाँ चलिए 3 बड़े टूर्नामेंट्स दुनिया के अंदर होते हैं, फिर पाकिस्तान का डोमेस्टिक की बात करते हैं, वो 100 साल से वही सेटअप पे चल रहे हैं। हाँ, उसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, या तो उनके स्पॉन्सर्स की बात कर लें, या जो पूल ऑफ क्रिकेट है या अमाउंट है उसको चेंज किया जाता है, या कुछ और मामला होते हैं। हमारा मसला, टूर्नामेंट बहुत अच्छे आप ऑर्गेनाइज करें, हमारा मसला ये होता है कि हम हर साल कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करते हैं जो अनस्टेबिलिटी पैदा करती है। आपने बात की ना कि अगर मैं पूरे कैलेंडर को उठा के देखूं, आपने एक अच्छी चीज़ की कि यहाँ पर सीनियर क्रिकेटर्स को मौका मिलेगा जो आपके नेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम के अंदर हैं। क्या मस्ट है उनके लिए टूर्नामेंट खेलना, या उनके लिए आपने एक्सेप्शन रखी हुई है कि हाँ ठीक है 1-2 टूर्नामेंट खेल लो, उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप सीनियर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, जो कप्तान बात कर रही हैं, आप हज़ार चीज़ों से सीखते हो। बिल्कुल। चाहे फिटनेस की बात करूँ, चाहे अपनी स्लीम की बात करें, जो भी चीज़ आप उससे सीखते हो बंदे से, क्या उस चीज़ को इंप्लीमेंट किया जाएगा? फिर जब आप ग्रास रूट लेवल पे आते हो, कल मैं पढ़ रहा था कि स्कूल क्रिकेट अराउंड 3000 मैचेस खेले जाएंगे। आप भी वहाँ मौजूद थे, मैं भी वहाँ मौजूद था जिस वक्त रमज़ान के अंदर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था स्कूल क्रिकेट का जब आपने स्टार्ट किया था। जितने कोचेज़ हैं उन्होंने मुझसे एक ही रिक्वेस्ट हमसे करते थे कि यार दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपने स्टार्ट किया, एटलीस्ट कुछ हो तो रहा है, लेकिन काइंडली इसको T20 में नहीं एटलीस्ट 2 डे कर दें स्कूल के अंदर, ताकि उनको पता हो कि हमने लॉन्गर फॉर्मेट क्या खेलना है। क्योंकि जहाँ से आप ग्रास रूट लेवल बनाते हो, हमारा बच्चा इस वक्त कोशिश करता है कि यार मैं शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ जाऊँ, क्योंकि उसको पता है कि जल्दी कैप मिलती है पाकिस्तान की, लॉन्गर फॉर्मेट में मुझे टाइम लगेगा। ये बहुत सी चीज़ें जिसको आपको देखना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट है, स्क्वीज़ कर रहे हैं कैलेंडर, PSL है जो आपने फ्रेंचाइज की बात की, खाली आपकी फ्रेंचाइज नहीं है, जो लड़कों के आगे बेशक 4 महीने के बाद एक लीग होनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको किस तरीके से उसने फिर अपने आप को मैनेज करना है, फिटनेस अपनी मैनेज उसने कैसे करनी है। क्यों, जब आप नीचे डोमेस्टिक लेवल पे आते हो, आपके पास अभी भी फिटनेस के एज सच कोई तगड़े लड़के नहीं मौजूद के जो फिटनेस पे लड़के काम कर रहे हो। फिर उस लड़के का जो बैकग्राउंड है, जहाँ से वो आता है, क्या वो अपनी फिटनेस इतनी मेंटेन करेगा, कितने लॉन्गर फॉर्मेट्स और टूर्नामेंट्स खेलेगा? ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिटरली करने पड़ेंगे। लास्टली जो क्लब क्रिकेट की बात की है, मैं तो इस पर शुरू से जोर देता हुआ आया हूँ, जितनी क्लब क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर होती है, इस्लामाबाद की बात करूँ, लाहौर की बात करूँ, या चले कराची कर लें, बड़े सिटीज़ हैं, शायद ये फिर भी स्क्रूटनाइज होती हो, परफॉर्मेंस का पता हो कि यार कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन से ग्राउंड पे कौन सा लड़का खेल रहा है। जब आप थोड़ा सा पीछे एरियाज में जाते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लें गुजरात ले लें, या आप एग्जांपल ले लें सियालकोट की बात करें, सियालकोट तो सेंचुरी हमने ख़त्म कर दिया है ना, वहाँ पर वो क्रिकेट होती है जो संडे को खेली जाती है, जो क्रिकेट नहीं हो रही होती, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आ जाता है कि लड़के ने 200 किया है, अगले मैच में 200 किया है। रिकॉर्ड कहाँ पर है किसी को नहीं पता। बिल्कुल। वो जो ट्रेस वाला चक्कर है, जो मैं आपको कह रहा था उस दिन भी कि आप जब करते हो कि आपने प्लेयर की प्रोफाइलिंग है, स्काउटिंग उसकी, वो किस तरीके से लेके आनी है, वो बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। खुरम, करा सकते हैं अब इतने यंग लेवल पे? पहले तो होते थे 2 डेज, मुझे याद है, तो क्या आप करा सकते हैं रीजनल लेवल पर बच्चों के 2 डेज? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। देखें, जो आपकी यंग लैग्स होती हैं उनको थोड़ा लॉन्गर फॉर्मेट देना चाहिए, ताकि उनके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल होना चाहिए कि आपने लंबी इनिंग्स खेलनी है। T20 के बाद आपको पता है कि हर बंदा जाता है इंटरटेनिंग क्रिकेट खेलता है, जाते ही साथ बस छक्का और चौका लगाते थे, लेकिन छक्का चौका आप क्रिकेट नहीं है, आपने विकेट पे स्टे करना है, ग्राउंड शॉट खेलने हैं, कट खेलने हैं, फुल खेलने हैं। तो पूरा एक मतलब जो क्रिकेटिंग बैक स्विंग है, डाउन स्विंग है, इम्पैक्ट है, वो पूरी चीज़ें आनी चाहिए आपको।
क्योंकि आपने देखा है कि हमारी जब से ये T10 और T20 आई है तो ज़्यादातर जो टेप बॉल के जो क्रिकेटर्स हैं वो ज़्यादा इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं और जाते के साथ ही फास्ट क्रिकेट स्टार्ट कर दी है। और सही कहा कि देखिए हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उसके अंदर उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, जिस तरह से आपके इंटीरियर सिंध हो गया, आपका बलूचिस्तान हो गया, आपका साउथ पंजाब हो गया, कि वहाँ पे क्लब के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है। हम तो सिर्फ यहाँ के डायनामिक्स को देख रहे हैं, लाहौर को देख रहे हैं, KLI को देख रहे हैं, कराची को देख रहे हैं, इस्लामाबाद को देख रहे हैं। यहाँ का देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पे ग्राउंड्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सब चीज़ें। और जो दूसरे जो ग्राउंड्स हैं उधर इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि जिस तरह से ये हैं। वहाँ लश ग्रीन आउटफील्ड नहीं मिलेगी आपको, वहाँ पे मेजॉरिटी ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आपको टफ विकेट नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको वहाँ पे सीमेंट विकेट्स मिलेगी। आप इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाएँ, आप पंजाब में चले जाएँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा वो लैक कर रहे हैं। और दूसरा ये कि देखें ग्रास रूट के अंदर स्पेशली जिस तरह से ये 5 अब 3 थे, अपना लाहौर, कराची और मुल्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर 2 और इंक्लूड हो रहे हैं, तो एक अच्छा इनिशिएटिव भी दिया है उन्होंने इस चीज़ को कि असाइन किया है कि ये जितने भी प्लेयर्स होंगे, टीस होंगे, वो सारे जाके वहाँ ट्रेन होंगे और जो उनके साथ जो लेजेंड्स जो होंगे वो उनको पूरा साल जो है ट्रेन करेंगे। और दूसरा क्रिकेट बोर्ड को देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए, जो रिसेंटली जो आपके डोमेस्टिक प्लेयर हैं 150 प्लेयर्स हैं जिनका काफ़ी अच्छा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को अपना इंक्रीज़ किया है, तो ये एक अच्छी साइन है। बिल्कुल, एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये मॉडल कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात कर रहे हैं क्रिकेट के नए स्ट्रक्चर पर और मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियोज में अब ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप काशिफ क्या कहना चाहेंगे, नया स्ट्रक्चर देखा है आपने भी, अब 3 नए लीग टूर्नामेंट्स हैं, अब बड़ी बैक टू बैक क्रिकेट हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक है लेकिन 3 और एलीट टूर्नामेंट्स इसमें हम शामिल करेंगे ताकि वहाँ से फिर नेशनल प्लेयर्स को जो है पूरा मौका। देखिए रीज़न उसको जान लेते हैं। पिछले साल में हुआ ये कि ग्रेड 2 क्रिकेट करवाई गई रीजन्स के दरमियान, जिसमें से डिसाइड किया गया कि टॉप 2 रीजन्स जो वो क्वालिफाई कर जाएंगे फर्स्ट क्लास खेलने के लिए। उसके बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यार मोस्ट प्रोबेबली इतने अरसे बाद रीजन्स को चांस दिया गया तो शायद बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो तैयार ही नहीं थे। तो इस बार कहा यह जा रहा है कि सारे रीजन्स जो हैं वो फर्स्ट क्लास खेलेंगे और जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है वो रीजन्स की अलहदा कर दी गई है, डिपार्टमेंट्स के लिए एक अलहदा फर्स्ट क्लास का जो है वो ट्रॉफी मुनक्कद कर दी गई है। सो इसलिए अब इतनी सारी क्रिकेट के बाद फिर ये डिसाइड किया गया कि अच्छी क्रिकेट भी तो खेल लीजिए। देखा, बिकॉज नंबर ऑफ रीजन्स जब ज़्यादा होते जाते हैं, जैसी क्वांटिटी बढ़ती जाती है क्वालिटी कम होगी। एक तरफ रीजन्स में हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नजर आएगी, फिर डिपार्टमेंट्स में अब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ने दोबारा रिवाइव करना शुरू कर दी अपनी टीम्स, तो वो भी आ जाएंगे। तो एक एलीट टूर्नामेंट डिसाइड किया गया। हमारे जब हम बात करते हैं आज से 10 साल पहले 8 साल पहले जब इसी किस्म का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था तो उसमें एक पेंटेंगुलर के नाम से टूर्नामेंट होता था, उसी की तर्ज पे 5 टॉप टीमें बना के जो है वो उनका नाम इस दफ़ा चेंज कर दिया गया, नाम बड़े ही क्लासिक रखे गए। थैंक यू वेरी मच जिसने भी नाम रखे, बिकॉज इनके साथ इन नामों के साथ फिर हमारी कोई एफिलिएशन है। स्टैलियंस के साथ नाम आता है सियालकोट का, याद आता है। लेपर्ड्स के लिए वो जो इस्लामाबाद की खेलने की जो किट थी हमें बड़ी पसंद थी, बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी, इस्लामाबाद लेपर्ड्स, फैसलाबाद वुल्व्स, फैसलाबाद वुल्व्स थी। सो ये नाम बड़े अच्छे, बट ठीक है इनके साथ एफिलिएशन भी है, कोई हमारा माजी भी है, कोई जुड़ा भी हो, कोई यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आया जिसमें सितंबर से लेके अगले अगस्त तक, या अगस्त अगर क्लब क्रिकेट को शामिल कर लें तो अगस्त तक क्रिकेट नजर आती है। इसका मतलब कि प्लेयर को बिजी कर दिया गया, और बिजी होने का मतलब ये कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होंगी। और अपॉर्चुनिटीज के साथ अहमद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना वो बिजी होगा तो TADA की मद में, मैच फीस की मद में, कॉन्ट्रैक्ट की मद में वो फाइनेंशियली भी एक अच्छा एक स्टेबल के साथ कुछ कमा भी लेगा। देखिए उसकी भी जो वो क्रिकेट का अगर प्रोफेशनल कहलाता है तो प्रोफेशनल का मतलब है कि इसको प्रोफेशन समझते हैं, उससे कमाना भी है इसने। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर। ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ की निशानदेही काशिफ ने की है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना भी बहुत ज़रूरी है। आसिम भाई, जब हम इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्रिकेट तो बैक टू बैक ज़रूर मिलेगी, बट अब वो जो काशिफ ने एक पॉइंट का जिक्र किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो अब हम अपने प्लेयर्स को देंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एज अ प्लेयर्स परस्पेक्टिव भी और फिर एज अ कोच के परस्पेक्टिव से भी कि यार कितना ज़रूरी है कि मेरा प्लेयर फाइनेंशियली स्टेबल हो? बहुत ज़रूरी है अहमद भाई, इसके ये मोटिवेशन देता है। अगर आप
किसी प्लेयर को आई मीन फाइनेंशियल उसकी हेल्प करते हैं तो मोटिवेशन है। और ख़ासकर यंगस्टर्स की देखें, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो तो क्रिकेट बोर्ड से ले ही रहे हैं। अब बात आ गई यहाँ पे स्कूल के बच्चों की, बात आ गई यहाँ पे आई मीन क्लब क्रिकेट के जो खेल रहे हैं कॉलेजेस के बच्चे, इनका बहुत ज़रूरी है इनको आई मीन सेट करना, इनके लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कोचेस जो हैं हमारे पास बड़े क्वालिफाइड कोच हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैंने स्ट्रक्चर देखा है ये पाकिस्तान के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जो बच्चे हैं ये बड़ा इंजॉय करेंगे। अभी अवैस भाई और खुरम भाई बात कर रहे थे कि 2 रोज़ा मैचेस जो हैं वो वाकई बहुत आई मीन पाकिस्तान को हेल्प करेंगे, बच्चों को हेल्प करेंगे। देखिए, हमें तो यूथ से क्रिकेट को आगे लाना है, हमें तो ग्रास रूट से क्रिकेट को आगे लाना है, और हमारे पास ये सबसे अच्छा मौका है कि हम अपने यंगस्टर्स को ग्रास रूट से आगे लाएं और उनके टैलेंट को जो है वो उभारें। और वो कैसे उभारेंगे वो सिर्फ कोचिज़ की वजह से हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है क्रिकेट बोर्ड ने, और अप्रिशिएट दैट। तो मसला ये है कि हमारे बच्चों को, हमारे सीनियर्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। सीनियर्स तो ऑलरेडी फ़ायदा ले ही रहे हैं, मगर अब ये होगा कि क्रिकेट होगी, क्रिकेट जो है उसके आप कुछ करेंगे तो टीम में आएंगे, आप कुछ करके दिखाएंगे तो आपको आई मीन कोचेस जो हैं वो आप पे फोकस करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सना, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल डाइवर्सिटी का फिर आ जाता है। माजी में हमने ये ज़रूर देखा है कि वही प्लेयर जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, ग्रेड 2 में भी वही नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में वही एक पूल ऑफ प्लेयर्स है, तो फिर वो जो बाकी रह जाते हैं उनको मौका नहीं मिल सकता। तो इसलिए फिर अब ये बड़ा ज़रूरी है कि मॉडल इतना डाइवर्स हो कि हर प्लेयर किसी ना किसी कैपेसिटी में अकोमोडेट हो रहा है, वही सेम प्लेयर आपको क्रॉस फॉर्मेट से नज़र आ रहा है। बिल्कुल, वो उसके लिए देखें जो स्ट्रेटिजिक प्लानिंग है वहाँ पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे ये वकार यूनुस जो हैं, वकार भाई की चीज़ जो विज़न है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो एडवाइज़र लगे हैं वहाँ पर। तो आप अपने सिलेक्शन को स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे, आपके दिमाग में कौन सी बहुत क्लैरिटी होनी पड़ेगी कि हमारे अगले 4 साल, अगले 3 साल में आपकी कोर क्या है टीम की, आने वाले प्लेयर्स में से आपको किस तरह के बैकअप चाहिए, कितने लोगों का बैकअप किस तरह से चाहिए। और फिर जो आपकी सिलेक्शन पॉलिसी सारी इस क्रिकेट में हो रही है, खाली स्कोर शीट देख के आप सिलेक्शन करेंगे तो हमेशा आपका जो बेस्ट टैलेंट है वो हो सकता है कि रह भी जाए। फिर आपकी अंपायरिंग, आपकी ओवरऑल जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो ग्रास रूट पे वहाँ पर स्टैंडर्ड है वो भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये काम ओवरऑल डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी है, पर अब इम्प्लीमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता उसको भी बेहतर बनाना पड़ेगा। और एक और बात अवैस ने बड़ी अच्छी की कि हम लोग अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज बड़ा करते हैं। तो गालिबन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सुनी थी, आप लोग करेक्ट कर सकते हो, मुझे लगता है कि चेयरमैन ने कहीं बीच में ये बात भी की कि हम इनको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी बनाना चाहेंगे, ताकि एक दफ़ा ये चेंजेस हो जाएं तो बार बार इसके ऊपर कोई चेंजेस ना कर सके। तो आई थिंक वो भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप अपनी हिस्ट्री बनाना चाहते हैं क्रिकेट की, जिस तरह काशिफ भाई ने बात की कि भाई एक एसोसिएशन होती है आपकी वुल्व्स के नाम से, स्टैलियंस के नाम से, तो इन्होंने जो छीन ली गई आपसे, तो वो कौन जिम्मेदार है? उनको आज हम कुछ कह नहीं सकते, बट अफसोस ही कर सकते हैं कि वो एक जो ऑलरेडी आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी थी, या प्लेयर लुकअप करता था, फैसलाबाद का बड़ा होता है कि यार मुझे वुल्व्स की टीम में जाना है, या सियालकोट से कहता था कि मुझे स्टैलियंस में जाना है, वो आपने ले लिया। इसी तरह वुमेंस क्रिकेट में अगर आप देखें डिपार्टमेंट्स चले गए, तो हर एक की शौक होता था हमने ZTBL के लिए खेलना है, पर वो चला गया डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट्स ने भी उसके बाद हर डिपार्टमेंट वापस भी नहीं आया। तो इसीलिए हमें चेंजेस करते हुए बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए। और अब पाथवेज़ तो बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की होगी कि आप सेलेक्टर्स कौन कौन लगाएंगे, कोचेस, कैप्टन्स को आप उस लेवल पर भी फिर आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इधर पाकिस्तान लेवल पे आगे कहते हैं जी कप्तान और कोच जो है वो सिलेक्शन का हिस्सा है, तभी शायद लाइकिंग डिसलाइकिंग का सवाल भी हुआ। फिर क्या होता है कि वो उनके लिए कुछ प्लेयर्स होते हैं जो चाहते हैं, कुछ कप्तान होते हैं, जैसे मैं भी ऐसी कप्तान थी कि मैं सिलेक्शन का हिस्सा बनना चाहती थी। बहुत से कप्तान मैंने ऐसे भी देखते हैं जो कहते हैं हमें मत पूछो भाई, जो टीम दोगे हम खिला लेंगे। ठीक है, वो वजह ये है कि आपने उनको एक्सपोजर ही नहीं दिया, एक उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ डेवलप नहीं है। तो आपको कोचेस और कैप्टन्स को फिर डोमेस्टिक और रीजनल लेवल पर भी वो अथॉरिटी देनी चाहिए, डोमेस्टिक और रीजनल लेवल सेलेक्टर्स के साथ, ताकि वो वहाँ से ही ग्रूम होते हैं। जिस तरह हमारा DRS सिस्टम है ना, नहीं है डोमेस्टिक में, तो हम इंटरनेशनल में जब करते हैं तो वो उल्टा ही हम पे पड़ता है। तो इसी तरह से अगर आप उनको
उसकी आदत नहीं डालेंगे कि सिलेक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हों, तो इंटरनेशनल लेवल पर आकर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक इसको भी इस चीज़ का हिस्सा बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये हमेशा जब आपको सुनते हैं ना तो WPA की सही रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है। तो आई थिंक ये प्लेयर्स को जो आपको फैसिलिटीज़ और एक पूरा स्ट्रक्चर बना के देना है, कंसिस्टेंसी उसमें बहुत ज़रूरी है। तो वैसे इस तरफ मेरे ख्याल से ध्यान देना होगा कि अगर तो आप इसको आइन का हिस्सा बना लेते हैं PCB के, तो ये फिर कहीं पे चेंज नहीं होना चाहिए, जो आपने पहले भी बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं सुनी जो कप्तान ने बात की। अगर ये हो जाता तो अहमद भाई आई गेस जितना पॉजिटिव चेयरमैन इस वक्त तक रहे हैं, चाहे डिसीजन जो उनकी, क्योंकि डिसीजन पावर भी उनके पास, अगर ये हो जाता तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स होगी। क्योंकि देखिए ना, हर साल या हर 4 साल के बाद जो भी अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, जो भी अपना गुजरा है मामला, हर किसी ने उसको कोशिश की है कि हम उसको छेड़छाड़ करें और उससे डिस्टर्बेंस पैदा की है। कभी टीम्स कम कर दी, कभी अब वापस उस पूल ऑफ क्रिकेट पे चले गए। लड़कों को भी समझ नहीं आती आखिर जाना कहाँ है। एक बहुत अच्छी बात है, मुझे याद है कि जब लेवल 2 कर रहा था मैं, बस के शायद काशी भाई से डिस्कस कर रहा था, मुझे याद नहीं है, कि ऐसे लड़के मौजूद थे मेरे लेवल 2 के अंदर जिन्होंने सियालकोट स्टालियंस के लिए वंडर्स किए हैं, जो पाकिस्तान के दरवाजे पे पहुंच चुके थे खेलने के लिए। जब आपने वो सारा ख़त्म किया तो सारा कुछ मलियामेट आपका हो गया। आपका लड़का फिर सोचता था हम जाएं कहाँ पर। डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ भी ऐसे ही आपने किया। बहुत से डिपार्टमेंट्स आज तक अभी तक वो रिवाइव नहीं हो पाए। लड़के उन्हीं की तरफ देखते हैं, स्पोर्ट्समैन, कि यार वो एक डिपार्टमेंट था जिससे मेरा आमदन थी, मेरा रोज़गार चल रहा था, वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं आखिर क्या करूँ। वो एक आपका ड्रीम भी ख़त्म कर देता है। आपको डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। यूथ क्रिकेट स्पेसिफिकली, जब हम स्कूल क्रिकेट की बात करते हैं, श्रीलंका वाहिद जगह मैंने देखी, हम इंग्लैंड की तो बात करते हैं, श्रीलंका वाहिद जगह देखी है जहाँ पर आप क्रिकेट खेलने जाओ ना, स्कूल क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है वो आपके टफ टाइम देता है। अंडर-19 को भी क्यों, इतनी स्ट्रॉन्ग स्कूल क्रिकेट वहाँ से होके आती है, वहीं से लड़का निकलता है। हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमारा उस्ताद हैं, टीचर्स हैं हमारी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं हमेशा इस चीज़ को जोर देता हूँ, हमारे अपने भी उस पर सिस्टम में देता हूँ कि यार जब क्रिकेट स्पोर्ट्स की बात आती है, आप ये क्यों बच्चे को कहते हो कि उसका टाइम ज़ाया करोगे। स्पोर्ट्स उसको बहुत सी चीज़ों से बचा के भी रखता है, टीम लीडर बना के निकालता है उसको बाहर। आपको लीडर आगे फ्यूचर का नज़र आता है, उसको खेलने दें। हम जब तक उसको इम्प्लीमेंट यूथ के ऊपर नहीं करेंगे, और ये जो अगर लॉ बन जाता है, जो स्ट्रॉन्ग लॉ बन जाए पार्लियामेंट से, अगर इसको अप्रूव किया जाता है, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स होगी। पाकिस्तान क्रिकेट आपको राइट डायरेक्शन पे नजर बिल्कुल। काशिफ, दो चीज़ों की निशानदेही करना ज़रूरी है। एक, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि बहुत माजी में ऐसा होता रहा है कि एक प्लेयर एक टूर्नामेंट भी खेल रहा था, फिर वो जब ग्रेड 2 की बारी आती थी वहाँ पे भी नज़र आ जाता था, तो बहुत सारे प्लेयर्स बेचारे रह जाते थे। ग्रेड 2 तो स्पेसिफिकली बनाई इसलिए गई थी कि जो फर्स्ट क्लास में जिनको मौका नहीं मिला वो वहाँ पर खेलें और एक साइड बाय साइड टूर्नामेंट चलता रहा। अब ग्रेड 2 की सिलेक्शन पॉलिसी की तरफ भी आ जाते हैं। अभी हाल ही में हमने ये भी देखा है कि थोड़ा सा मॉडल इसमें भी चेंज हुआ कि यार अगर मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी हूँ या एंटिटी हूँ और मेरे पास वसाइल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो मैं अपना ग्रेड 2 का डिपार्टमेंट बना लूँगा। लेकिन जब उसमें सिलेक्शन की बारी आएगी तो फिर वो जो मेरे सर्कल के लोग हैं वहाँ पर लाइकिंग डिसलाइकिंग या इवन फंडिंग के ऊपर भी प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, तो ये फिर बड़ा ट्रिकी हो जाएगा कि वो मॉडल आपने किस तरह चलाना। देखिए ग्रेड 2 में वो वाला फर्स्ट क्लास का प्लेयर खेल रहा है जो डिपार्टमेंट से नहीं खेल रहा, जो रीजन से खेलता है और डिपार्टमेंट उसको पिक नहीं करता और वो रीजन से फिर किसी डिपार्टमेंट की तरफ चला जाता है बिकॉज वहाँ पे एनओसी का प्रोसेस नहीं है। तो नॉर्मली जब हम यहाँ पे देखते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट क्लास के प्लेयर को ग्रेड 2 खेलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्या फाइनेंशियल नीड है या उस डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, उसने चूंकि क्वालिफाई करना है डिपार्टमेंट्स की फ़र्स्ट क्लास के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी ये ख्वाहिश है कि हमें एक ऐसा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मिले कि जो उसके डिपार्टमेंट को लेके जाए फर्स्ट क्लास में। तो दोनों तरफ से ज़रूरत जो है वो समझ आती है। प्लेयर की ज़रूरत जो है वो एक्स्ट्रा क्रिकेट है और एडिशनल एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, और डिपार्टमेंट की ज़रूरत ये है कि उसको एक अच्छा तगड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मिल जाए जो उसके डिपार्टमेंट को ग्रेड 2 से उठा के डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास के डिपार्टमेंट के रीजन में ले जाए। इस बार भी अहमद जो स्ट्रक्चर नज़र आता है, जब फर्स्ट क्लास एक अलहदा टेन्योर में हो रही है रीजन्स की और ग्रेड 2 डिपार्टमेंट्स की अलहदा जगह पे हो रही है, तो ये होगा कि वो जो प्लेयर फर्स्ट क्लास से होगा वो डिपार्टमेंट में चला जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि बायसनेस कैसे ख़त्म की जाए। एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई जो कि कल फिर पीसीबी ने रिवील भी की कि हर टीम के साथ है वो एलीट 5 टीमों वाले टूर्नामेंट के लिए कि लेवल 3 का कोच होगा हेड कोच के तौर पे, लेवल 3 का बंदा जो है उनका फिजिकल ट्रेनर या जो भी उसका नाम दिया गया है वो होगा, लेवल 3 ही एनालिस्ट होगा, और ऑल दोज थिंग्स जो है उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया टॉप 5 टीम्स के लिए कर दिए। तो चलिए वो टॉप 5 टीम की तो ब्रैकेट बड़ी सिक्योर नजर आती है कि हम कह सकते हैं थोड़ा प्रोफेशनल्स के साथ तभी एलीट टूर्नामेंट हो गया। वो सोच रहा है कि मैंने लेवल 3 क्यों नहीं किया। लेवल 3 होते नहीं पाकिस्तान में। मैं सोच रहा था काशी भाई ये बात करूं कि लेवल 3 पाकिस्तान में कब करवाएंगे। ये नहीं वो करवाना चाहते हैं, वैसे मैं बात मानेगा ही नहीं, आपको बाहर से करो बेहतर। नहीं वैसे
नहीं सही कह रही हूँ। इसको नहीं मानेंगे, लेवल 3 को नहीं नहीं, मानेंगे। पाकिस्तान की लेवल मेरी 3 काशी भाई वाली को बात है। पाकिस्तान की लेवल 3 को नहीं मानेंगे तो मतलब ऑब्वियसली बेहतर है कि आप अब मुझे नोटिस ना दिला देना पीसीबी से, बट बेहतर है कि बाहर से करें। नहीं मैं आई एग्री, आप जाहिर बात है बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, लेकिन वो बंदा भी तो देखते हैं जो लेवल 3 अप्रूव्ड हूँ मैं, अप्रूव्ड लेटर पढ़ा हुआ है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए एक तो वो हमने ब्रैकेट लेवल 3 का कह के बना ली। डिपार्टमेंट्स को भी अब बाउंड करना चाहिए थ्रू पीसीबी, चाहे वो फर्स्ट क्लास का डिपार्टमेंट हो चाहे ग्रेड 2 का डिपार्टमेंट होगा, कि आपके पास भी पीसीबी के सर्टिफाइड लोग होंगे। और वो सर्टिफाइड सिर्फ सर्टिफिकेट्स की हद तक नहीं होंगे, वो लोग होंगे जो पीसीबी के साथ किसी जगह पे काम भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक होल्ड तो नहीं मैं कहना चाहूंगा, होल्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों की प्रेजेंस जरूर मौजूद होगी। तो अल्टीमेटली वो जो डिपार्टमेंट्स के सीईओज और एमडीज और इनकी जो सिफारिशात का एक सिलसिला ना, वो रुक जाएगा। और हमने रीसेंट क्रिकेट में अहमद देखा है, इस्लामाबाद जब अभी ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में पहुंचा जीत के, तो जुनैद खान वाज देयर। और मैं तारीफ करना चाहूंगा जुनैद खान की, बिकॉज मेरे साथ बैठ के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कॉज जुनैद खान को की, इस प्लेयर उस प्लेयर, ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो बड़े प्यार से डिनाई करता चला गया, अपनी पसंद की टीम खिलाई, ना सिर्फ अपनी पसंद की टीम खिलाई बल्कि हर प्लेयर को चांस भी दिया जो डिजर्विंग था। अल्टीमेटली बगैर हारे इस्लामाबाद क्वालिफाई कर गए। सो जब कोचेस को इस अंदाज से अथॉरिटी दी जाती है और पीसीबी का चेक होता है, एक और नाम खुरम न्याजी साहब का बड़ा पिछले दिनों में एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनके साथ मौजूद रहा, तुरंत ट्रिपल का जो सिलसिला है ना वो वहां से चल रहा है। आपने एक सवाल डाल दिया, मैं स्कूल क्रिकेट में मौजूद था, एक सवाल डाल दिया कि जी ये मुझे मसला है, आधे से पौने घंटे में जवाब आएगा, और वो इसको पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट अप्रोचेबल थे, अप्रोचेबल भी हैं, चीज़ों को हल किया जा रहा है। सो अगेन क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे ड्यू है, तो ये दिया जा रहा है। हाँ इख्तलाफ ज़रूर है, और इख्तलाफ हमने कल के दिन में भी डिस्कस किया था। इख्तलाफ ये है कि वेन्यूज़ पे भी बात कर ली जाए। क्रिकेट तो इतनी ज़्यादा फैल गई, खिलानी कहाँ पे है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो जो हमने नंबर ऑफ स्टेडियम्स की बात की कि जिनमें टेस्ट क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट होती रही, वहां पे आज मेला मवेशियां लग रहा है, कहानी उस पे भी देख लें, उस पे भी थोड़ी नजरसानी कर लें। बट अल्टीमेटली प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगला नंबर इस प्रोजेक्ट का होगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये जो 3 स्टेडियम्स, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अभी पहले फोकस में है, उसके बाद जो आपके एग्जिस्टिंग, जिसमें हम बार बार कहते हैं बहावलपुर है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, हैदराबाद है, गुजरांवाला है, इन तमाम हम उन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं जिनको दोबारा से रिवाइव आपको करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट फेज़ में हमारी भी गुजारिश ज़रूर होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अब जो हमारे एग्जिस्टिंग वेन्यूज़ होते थे उनको दोबारा से रिवैम्प करके क्रिकेट सेंटर्स बनाए जाएँ। साथ ही साथ आपको वुमेंस क्रिकेट का भी बताना है कि 14 मुख्तलिफ शहरों में वुमेंस क्रिकेट के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। सना, ये अब इसमें हम बार बार कह रहे थे कि वुमेंस क्रिकेट को भी अब आपको प्राइम फोकस के अंदर रखना है, तो इनिशली तो अब ट्रायल का मरला शुरू किया गया जिसमें 14 शहर हैं जिनमें ये मुख्तलिफ ट्रायल्स होंगे। बिल्कुल, आई थिंक अच्छी चीज़ ये है कि नॉर्दर्न जो आपका एरिया है, यहाँ पर जनरली बड़ी वेल बिल्ट आपको प्लेयर्स मिल जाते हैं, लड़कियों या लड़कियों, और ये काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। आज से मुझे याद है 2017 का जो वर्ल्ड कप था, उससे 3 साल पहले मैंने ये गुजारिश की थी पीसीबी से, मैं गालिबन 2014 में या 15 में की होगी, कि वहाँ पे हमें ट्रायल्स नॉर्दर्न में, क्योंकि हमारे पास एक आनता जलील होती थी फास्ट बॉलर, डयाना बेग आपको वहाँ से मिली, एक और नबीला लड़की थी, वो बड़ी अच्छी थी, खेल नहीं सकी ज़्यादा, उनको इजाज़त का इशू था। एक फजीला थी पावर हिटर। तो जनरली आपको नॉर्थ में काफ़ी अच्छी स्पोर्टी बिल्ट वाली एथलीट्स मिल जाती हैं। तो काफ़ी अर्से पहले ये तजवीज़ दी थी, फाइनली उसमें टेन्योर में आके ये नज़र आया है। अभी गए हुए हैं सेलेक्टर्स, वुमेन सेलेक्टर्स गिलगित, हुंजा और सुस्त, ये लोग गए हुए हैं सिलेक्शन करने। तो आई होप कि वहाँ से हमें कुछ अच्छे प्लेयर्स मिल जाए, क्योंकि कुछ तो हुंजा वगैरह में कुछ जगहों पर तो कल्चर ही बड़ा खुला है कि आपको आसानी से लड़कियां भी उन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकती हैं। अगर ग्राउंड हैं तो वो लड़कियां भी जा सकती हैं या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो एक तो कल्चरली भी टॉलरेंस का कल्चर है। हाँ जी, कल्चरली भी वो उन लड़कियों के पास फ्रीडम ज़रा ज़्यादा होता है, और वैसे जेनेटिकली भी जो बिल्ट है वो वहाँ पर हमने देखी। और हाई अल्टीट्यूड पे जनरली रहने की वजह से भी ट्रेनिंग जितनी भी वो करती हैं वो उनकी क्वेश्चन है कि आप सिलेक्ट तो कर लेंगे, उसके बाद जो फिर आपने प्रोसेस हाँ जी, अब देखने में ये आएगा कि ज़्यादा इनका अंडर 19, इसमें बहुत डिटेल्स नहीं है, मेरे गालिबन अंडर 19 के ऊपर शायद ज़्यादा फोकस हो, पर देखना ये होगा कि किस लेवल से आप प्लेयर्स ले रहे हैं। बिकॉज अंडर 19 वर्ल्ड कप जनवरी में मलेशिया में मुतवक्को है, उससे पहले तो आप इन प्लेयर्स को बहुत जल्दी तैयार नहीं कर सकते अनलेस आपके पास कोई एक्सेप्शनल टैलेंट आ जाए। तो आपको जितना यंग एज से प्लेयर्स को यहाँ से ले लें और फिर आपकी जो नेशनल
हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं या एकेडमीज़ हैं जो भी हैं वहाँ पर इंगेज करना पड़ेगा। और जो आप मेंस क्रिकेट के लिए टूर्नामेंट्स की बोचार हमने की है कि ढेर सारे टूर्नामेंट्स है, वुमेंस क्रिकेट के अंदर भी आपको टूर्नामेंट्स लाने बिल्कुल, पड़ेंगे। इसमें दो कैटेगरीज अंडर 19 और इमर्जिंग, यानी 1 सितंबर 2005 या इसके बाद पैदा होने वाली खिलाड़ी अंडर 19 के ट्रायल्स के लिए अहल होंगी। तो ये दो बिल्कुल, तो कैटेगरीज अच्छा है। आई थिंक ओवरऑल एज ब्रैकेट भी इन्होंने अच्छा रखा है, बिकॉज आपको वुमेंस क्रिकेट में जनरली हमने देखा है जो मेच्योरिटी आती है वो तकरीबन लेट 20s और अर्ली 30s में आती है, बिकॉज नंबर ऑफ क्रिकेट हम बहुत कम खेलते हैं। अगर मेल क्रिकेटर 25-26 में आपको एक प्लेयर तैयार मिल जाता है या 27 में मिल जाता है, तो लड़कियों में ग्लोबली, खाली पाकिस्तान की बात नहीं, ग्लोबली जो मेच्योरिटी है एक प्लेयर की वो ज़्यादातर आज से पिछले आखिरी 10 सालों में 30s के बाद आई है। अब जैसे जैसे हम अंडर 19 टूर्नामेंट्स लाएंगे, क्रिकेट बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली ये एज कम होती जाएगी। तो हमें जितना इवन थोड़े से सीनियर प्लेयर्स को भी ला के अपने उसमें ट्रेन करना पड़े तो वो भी इतना बुरी बात नहीं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक बड़ा जी काशिफ आप ऐड करना ये जो लड़कियों और अंडर 19 की बात की ना, हम एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं, दैट इज़ कि हमने उनको बड़ी फिर केयर के साथ मॉनिटर भी करना है और मैनेज भी करना है। 16 साल की लड़की, 18 साल की या 19 साल की लड़की को जब हम इस नॉर्दर्न एरिया से लाहौर तक ट्रैवल करवाएंगे और रेस्ट भी करेगी, स्टे भी करेगी, रहेगी वहाँ पे, तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी याद रखना है कि उनको बहुत केयरफुली मैनेज भी करना है, बिकॉज हम सोसाइटी भी रखते हैं, एक सोसाइटी के सर्टेन पैरामीटर्स भी हैं, और फिर जब हम खवातीन की या लड़कियों की क्रिकेट की बात करते हैं तो बहुत सारे डायलेमास भी फेस करने पड़ते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जब हम क्रिकेट को आगे की सिमत में लेके जा रहे हैं तो अपने आप को मजीद मोहतात भी करें और अपने आप को मजीद एक्सप्लोर भी करें साइमल्टेनियसली कि किस अंदाज से मजीद वेन्यूज खोल सकते हैं और सेफ क्रिकेट जो है वो परवान चढ़ सकती है। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से एज ए सोसाइटी भी हमारा ये फ़र्ज़ बनेगा, और ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन बहुत खुशाइन कदम है। आखिर में आसिम भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जाते जाते आप भी इस पर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि ये जो वुमेंस क्रिकेट का पाथवे बना रहे हैं, 14 मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पर ट्रायल्स लिए जा रहे हैं, फोकस प्राइमरीली नॉर्थ रीजन पर रखा गया। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा खुशाइन बात है कि आपने पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स लेंगे, ट्रायल लेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे। अभी इनको इनिशियल बेस पे इनको टीम में लाएंगे, आई मीन इनको ग्रूम करेंगे। और चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसा चाहिए, इनको अभी से कोचेस चाहिए इनको। जब ये आई मीन 25-30 साल की हो जाएंगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर यंग बच्चों को लाना चाहिए और इनको आई मीन क्रिकेट में इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे वो सरहद हो, पंजाब हो, आई मीन सिंध हो या बलूचिस्तान हो। तो मसला ये है कि हमें खुद उन आँखों की ज़रूरत है, उन ट्रायल्स लेने वालों को उन आँखों की ज़रूरत है कि अच्छे टैलेंट को बाहर निकाल सकें। बिल्कुल ऐसे ही। आसिम भाई बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। सना मीर आपका बहुत शुक्रिया, अवैस आपका बहुत शुक्रिया, और काशिफ आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे थे। पाथवे ऑफ क्रिकेट तो बड़ा ज़बरदस्त है और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में हम इसको एक ऐसे तर्ज में देखेंगे कि जहाँ पर ना सिर्फ आप पाकिस्तान के लिए, अब आप मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए तो प्लेयर्स का एक क्वालिटी की बात ज़रूर की जाती है, क्वान्टिटी भी साथ साथ अच्छी इंप्रूव हो रही है और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी है। तो क्वान्टिटी और क्वालिटी दोनों को बैलेंस करके मुस्तकबिल के लिए प्लेयर्स जो हैं वो निकाले जाएंगे, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो। लेकिन फिर मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि जो वुमेंस क्रिकेट है उस पर भी इतना ही प्राइमरी फोकस होना चाहिए जितना मेंस क्रिकेट पर है। जाने से पहले आपको एक बार फिर बताते जाएं कि आप हमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर तो बराह रास्त देखते हैं, लेकिन जो आप तमाम लोग फेसबुक लाइव पर हमें बराह रास्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। पीटीवी स्पोर्ट्स ऑफिशियल का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं फेसबुक लाइव के ज़रिए, और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का प्लेटफॉर्म तो आपके सामने है जहां पर आप हमें ज़रूर देख सकते हैं और हमेशा देखते भी रहते हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। यही था आज का स्पोर्ट्स 360 मेरी और टीम की तरफ से। अल्लाह।